Very good morning to all of you. I wish you a warm welcome in this new lecture of revision मंथन। तो आज हम कौन से टॉपिक का मंथन करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं ऑडिटिंग से रिलेटेड PYQs को एकदम डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक अलग से लेना ज़रूरी क्यों था? मैंने लास्ट वीडियो में आपका अकाउंटिंग से रिलेटेड PYQs डिस्कस किया और जिसमें मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपके ऑडिटिंग के PYQs का एक स्पेशल सेशन यहाँ पे रखने वाली हूँ। तो ये यहाँ पे ज़रूरी क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट रिसेंटली आपके सिलेबस में ऐड किया गया है और स्टूडेंट अक्सर इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। सो क्या होता है ना कि ये टॉपिक को देख के कई बार नई चीज़ है तो हम लोग इसको इतना एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते हैं कि हमें लगता है कि नहीं नई चीज़ है, मुश्किल होगी और हम इसको छोड़ देते हैं। लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं और ज़्यादा भी बन सकते हैं। अगर आपकी पूरी अकाउंटिंग यूनिट से 10 क्वेश्चन हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से पक्का आते हैं और अगर 10 से ज़्यादा क्वेश्चन आपकी सेकेंड यूनिट से आ रहे हैं तो इसमें 5 क्वेश्चन भी आने की उम्मीद होती है। तो इसके क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं होते हैं, ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें सारा थ्योरेटिकल ही है। सो एक बार आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो ये आप 6 से 8 नंबर कहीं भी मिस नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कॉस्ट ऑडिट फॉर मटेरियल्स कवर्स। तो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन पढ़ते ही ये समझ में आना चाहिए कि किसकी बात कर रहा है, ये कौन सी ऑडिट की बात कर रहा है। ये बात कर रहा है कॉस्ट ऑडिट फॉर मटेरियल, यानी कि मटेरियल कोस्टिंग से रिलेटेड ये कहीं है। मटेरियल कोस्टिंग, डू नो मटेरियल कोस्टिंग क्या होता है? मटेरियल कोस्टिंग में हम लोग इन्वेंट्री, जो हमने जिस वैल्यू पे बुक्स में रिकॉर्ड करनी है वो निकालते हैं, उसकी वैल्यू हम निकालते हैं। तो इसकी ऑडिट का मतलब क्या हुआ? ऑडिट का मतलब हुआ इसका इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि ये सही तरीके से सही वैल्यू पे इन्वेंट्री बुक्स में रिकॉर्ड की गई है क्या नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? कॉस्ट ऑडिट फॉर मटेरियल मतलब क्या इन्वेंट्री सही वैल्यू पे, करेक्ट वैल्यू पे बुक्स में रिकॉर्ड की गई है क्या नहीं। सही वैल्यू पर बुक्स मतलब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, बुक्स में रिकॉर्ड की गई है क्या, रिकॉर्ड की गई है क्या, ये चेक करते हैं हम लोग कॉस्ट ऑडिट फॉर मटेरियल्स में। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या चाहिएगा? गुड्स इनवर्ड प्रोसीजर। गुड्स इनवर्ड मतलब गुड्स अंदर कैसे आ रहे हैं, यानी कि इन्वेंट्री की हम यहाँ पे बात करें, डेफिनेटली हमें ये चाहिएगा। सेकेंड है मेथड फॉर कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट वेरिएंस। स्टैंडर्ड कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब जितना हमने डिसाइड किया था कॉस्ट का, उसका एक्चुअल कॉस्ट से कितना डिफरेंस आया है। मतलब हमने सेट किया था कि एक प्रोडक्शन की कॉस्ट 10 रुपये होनी चाहिए लेकिन कॉस्ट आती 12 रुपये, तो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट वेरिएंस कितना आ गया? 2 रुपये आ गए यहाँ पे। लेकिन इसकी हमें यहाँ पे इन्वेंट्री से कुछ लेना देना है, इसका नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड, यानी कि ओवरहेड की क्लासिफिकेशन आप किस में कर रहे हैं, कौन से आपको डायरेक्ट ओवरहेड में कर रहे हैं, कौन से एक्सपेंसेस को आप इनडायरेक्ट ओवरहेड में कर रहे हैं, इसका भी इन्वेंट्री से कुछ लेना देना नहीं है। फिर आपका आएगा अकाउंटिंग फॉर स्क्रैप वेस्टेज एंड मटेरियल ट्रांसफ़र। देखिए क्या होता है कि जब प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री में क्या होता है, पहले आपका रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री की भी वैल्यूएशन करते हैं ना, फिर आपका वर्क इन प्रोग्रेस आता है, राइट, फिर आपका आता है फिनिश गुड। तो इन तीनों की वैल्यूएशन आप करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें स्क्रैप भी जाता है, वेस्टेज भी होती है। जब मटेरियल एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में ट्रांसफर हो रहा है तो उसकी वैल्यूएशन कैसे कर रहे हैं, तो ये हमारा इन्वेंट्री से रिलेटेड है। तो ए एंड डी इज द राइट आंसर। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ओवर एंड अंडर अब्जॉर्प्शन, ये भी इसका इन्वेंट्री से कुछ लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हमने सिर्फ यहाँ पे मीनिंग क्लियर किया कि कॉस्ट ऑडिट फॉर मटेरियल का मीनिंग क्या है और हमारा आंसर अपने आप बन गया। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, उसका भाव समझना है कि वो पूछना क्या चाह रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यूएशन के बारे में वो पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो उसके रिलेटेड जो भी होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। देखिए मैनेजमेंट ऑडिट एक नई टर्म है, किसने इजाद किया इसको? TG रोज ने। किसने इजाद किया इसको? ओरिजिन किसके थ्रू हुआ इसका? TG रोज ने। ये एक मैनेजमेंट प्रोफेसर हुए हैं ये, इन्होंने एक इस टर्म को
इस टर्म को बनाया, मैनेजमेंट ऑडिट को इन्होंने बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ऑडिट होता क्या है, देखिए मैनेजमेंट मतलब जो लोग कंपनी चला रहे हैं उनकी ऑडिट, यानी कि वो लोग ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। अभी आपको पता है क्या हो रहा है, एक कंपनी है, ठीक है, उसके शेयर होल्डर्स होते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं। तो शेयर होल्डर्स कितने होते हैं, हज़ारों में होते हैं, हज़ारों शेयर होल्डर होते हैं। तो सब मालिक मिलके तो कंपनी नहीं चला सकते, वो क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या है, मैनेजमेंट है कंपनी की, जो कंपनी को ऑन द बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर यहाँ पे मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे ये देखना है कि वो कितनी एफिशिएंटली कंपनी चला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन उसका पार्ट नहीं है मैनेजमेंट ऑडिट के प्रोसेस का, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। देखिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताती हूँ। मैनेजमेंट के फंक्शन क्या है, मैनेजमेंट के फंक्शन क्या है, 5 फंक्शन आपको याद होंगे मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, अभी बताइए आगे, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 5 फंक्शन है। तो ऑडिट होगी, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी आता अटेम्प्ट करना तो मैनेजमेंट का फंक्शन तो सबको पता है, ऑडिट होगी तो किसकी होगी, इन 5 काम की होगी कि ये काम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं वो, ये 5 काम। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर हम किस में डिसाइड करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में, तो ये आएगा, बिल्कुल आएगा। रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ईच रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, रिव्यू किस में करते हैं, कंट्रोलिंग में करते हैं, आएगा, बिल्कुल आएगा। रिव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमने किस में डिसाइड किया, ऑर्गेनाइजिंग के काम में, ये भी आएगा। इन्वेस्टिगेटिंग द डेप्रिसिएशन मेथड एंड इट्स एप्लीकेशन टू फिक्स एसेट्स इन द कंपनी, डेप्रिसिएशन मेथड कंपनी कौन सा फॉलो कर रही है, क्या वो स्ट्रेट लाइन कर रही है, रिटर्न डाउन कर रही है, कोई और तीसरा मेथड कर रही है, और उसकी एप्लीकेशन फिक्स एसेट में कैसे करी, क्या ये मैनेजमेंट ऑडिट के फंक्शन में आएगा, क्या मैनेजमेंट ऑडिट के प्रोसेस में आएगा, क्या कहीं पे भी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग या कंट्रोलिंग का पार्ट है, ये पार्ट है आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो ये नहीं है आपकी मैनेजमेंट ऑडिट का पार्ट, बाकी 3 आपकी मैनेजमेंट ऑडिट का पार्ट है। सो आई होप आपको समझ में आया कि क्वेश्चन को आपको अप्रोच कैसे करना है। आपको मैनेजमेंट ऑडिट जैसे याद आएगा तो आपको याद आएगा कि आपको उसके काम देखने, काम क्या होते हैं उसके, 5 काम है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो उनसे रिलेटेड जो काम होगा उन्हीं की तो ऑडिट होएगी ना। तो यहाँ पे सिंपल है कि यहाँ पे डेप्रिसिएशन का पार्ट मैनेजमेंट ऑडिट का प्रोसेस का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर। ऑडिटर की ड्यूटी क्या है, ऑडिटर कौन है, पहले तो ये बताइए, हु इज ऑडिटर। अभी हमने समझा कंपनी कौन चला रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चला रहे हैं, मालिक कौन है, शेयर होल्डर है। तो शेयर होल्डर्स को कैसे पता कि वो जो फाइनेंशियल बैलेंस शीट कंपनी ने बना के उनके सामने दे दी है कि भैया ये देख लीजिए आपके पैसे हमने यहाँ यहाँ लगाए हैं और ये इसका रिजल्ट रहा है। तो ऑडिटर क्या करता है, शेयर होल्डर क्या करेंगे, एक बंदे को अपॉइंट करेंगे कि भैया जाके चेक करो क्या ये फाइनेंशियल बैलेंस शीट सही है, क्या ये एक ट्रू पिक्चर बता रही है कंपनी के बारे में, क्या ये रिकॉर्डिंग हुई है, ये प्रॉपर हुई है, सब कुछ एक चेक करो आप। तो वो कौन चेक करता है, ऑडिटर। उसका पहली ड्यूटी क्या है ऑडिटर की, प्राइमरी, वो क्या देता है यहाँ पे, अपना ओपिनियन देता है, वो सिर्फ ये बताता है और कुछ एक्शन नहीं लेता है, यहाँ पे वो एक्शन नहीं लेता है। देखिए प्राइमरी ड्यूटी है उसका, वो अपना ओपिनियन देगा वेदर द बैलेंस शीट, वेदर द P&L अकाउंट रिप्रेजेंट द फेयर कंडीशन ऑफ द कंपनी और गिव द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कंपनी, ठीक है। और उसका सेकेंडरी काम है फिर कि अगर कोई फ्रॉड हो रहा है, कोई एरर है, उनको प्रिवेंट करना, टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट एरर एंड फ्रॉड्स, एरर एंड फ्रॉड्स, ये इसका सेकेंडरी काम है। पहला काम क्या है, वो सिर्फ अपना ओपिनियन देता है कि हाँ ये सही है ये नहीं है, ठीक है। तो दूसरी चीज इसमें पहला पॉइंट दिया, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट इज प्राइमरली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। देखिए इसका एक सीक्वेंस है कि वो अपना काम कैसे करता है। ऑडिटर क्या करता है, सबसे पहले ऑडिटर करता है वाउचिंग। वाउचिंग मतलब अभी उसको बताना है ना कि जो भी एंट्रीज हो रखी हैं क्या वो सही हैं, क्या P&L अकाउंट जो फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है, जो बैलेंस बता रहा है
वो एकदम ट्रू है, तो वो सबसे पहले करेगा वाउचिंग। वाउचिंग मतलब कि जो रिकॉर्डिंग हुई है P&L अकाउंट में खर्चों की है चाहे इनकम की है, उनके रिलेटेड उनके वाउचर्स को वो चेक करता है, ठीक है। फिर वो क्या करता है, वैल्यूएशन। वैल्यूएशन किसका, वाउचिंग किससे रिलेटेड, आपके P&L अकाउंट से रिलेटेड है। वैल्यूएशन किससे रिलेटेड, आपकी बैलेंस शीट से रिलेटेड है, ठीक है। फिर उसके बाद करेगा वैल्यूएशन। वैल्यूएशन मतलब जो एसेट्स रिकॉर्ड की गई हैं बैलेंस शीट में, जो लाइबिलिटीज रिकॉर्ड की गई, क्या वो सही वैल्यू पर रिकॉर्ड की गई हैं। फिर वो करेगा वेरिफिकेशन कि जो दिखा रहे हैं, जो एसेट बैलेंस शीट दिखा रही है, क्या वो सच में है कंपनी के पास या नहीं है। तो वो कैसे करेगा, वो उसका फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर सकता है, वो उसके टाइटल डीड से भी उसका पता लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला फंक्शन फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स कहाँ पे आता है, ये थर्ड है, ये प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी क्या है, वाउचिंग। ये याद रख लेना, आपके एकदम माइंड में इस चीज को फिट कर लीजिए कि प्राइमरी फंक्शन क्या है उसका, वाउचिंग इज द प्राइमरी फंक्शन। तो ये हो गया गलत यहाँ पे, ठीक है। तो हमें आंसर वैसे मिल गया, लेकिन फिर भी चलिए पढ़ लेते हैं। ऑनरशिप ऑफ फिक्स्ड एसेट शुड बी वेरीफाइड बाय एग्जामिनिंग द टाइटल डीड बाय द ऑडिटर। बिल्कुल सही बात है। जब हम टाइटल डीड को देखेंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना कि ये ऑनरशिप में है या कंपनी के पास कोई एसेट नहीं है। ऑडिटर शुड असर्टेन दैट एसेट्स आर इन पोजेशन ऑफ क्लाइंट। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपने एसेट्स को निकाल दिया है, बेच दिया है और आप बैलेंस शीट में उनको दिखाए जा रहे हैं। द ऑडिटर शुड सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट द एसेट्स हैव बीन वैल्यूड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये देखिए वैल्यूएशन का पार्ट यहाँ पे आ गया। बिल्कुल सही बात है। तो हमारा ये आंसर बन जाता है कि फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट इज नॉट द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर। करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट। Which of the following are not qualified to be appointed as auditor of a company। देखिए कुछ रूल्स बने हुए हैं कि आप इन बंदों को अपनी कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं। तो कौन नहीं हो सकता। पहला है एन इंडिविजुअल हु इज चार्टेड अकाउंटेंट एंड होल्ड्स अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस एज पर सीए एक्ट 1949। जो बंदा सीए है तो ऑब्वियसली वही तो ऑडिट करेगा ना, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, नॉट क्वालिफाइड पूछा है, ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म विच हैज ऑल पार्टनर्स एज चार्टेड अकाउंटेंट। तो उस फर्म को भी तो आप अपना ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी, देखिए ध्यान दीजिएगा, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी हु इज क्वालिफाइड सीए डिग्री होल्डर 2। अभी क्या बोल रहा है ये, आपकी कंपनी का ही कोई बंदा है जो सीए की डिग्री भी है जिसके पास, क्या आप उसको अपना ऑडिटर बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो आपकी कंपनी का ही बंदा है ना। तो ही शुड बी द एक्सटर्नल पर्सन, नॉट द इंटरनल। एक्सटर्नल नॉट इंटरनल, कोई इंटरनल बंदा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऑडिटर के लिए। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। Any chartered accountant whose appointment will result in the person being auditor of more than 10 company। देखिए ऑडिटिंग की लिमिट है कि आप 10 कंपनी से ज़्यादा कंपनीज का ऑडिट नहीं कर सकते हैं। सो अगर ऐसा कोई बंदा है जिसकी नियुक्ति करने से उसकी 10 की लिमिट क्रॉस हो रही है तो उसको आप अपॉइंट नहीं कर सकते। तो आपकी ये दोनों ऑप्शन है कि नॉट क्वालिफाइड है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑडिट। देखिए फिर से मैनेजमेंट ऑडिट आ गया। मैनेजमेंट ऑडिट शुड बी कंडक्टेड बाय ए टीम ऑफ एक्सपर्ट। ये मैनेजमेंट ऑडिट किस लिए काम कर रही है कि मैनेजमेंट कितनी एफिशिएंटली काम कर रही है ये चेक करने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए सीए का होना ज़रूरी नहीं है, चार्टेड अकाउंटेंट का होना ज़रूरी नहीं है। कोई भी एक्सपर्ट टीम यहाँ पे मैनेजमेंट ऑडिट को परफॉर्म कर सकती है। सीए का होना ज़रूरी नहीं है मैनेजमेंट ऑडिट के लिए। क्लियर? क्योंकि मैनेजमेंट ऑडिट इज अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल डाउनवर्ड इन ऑर्डर टू असर्टेन दैट साउंड मैनेजमेंट प्रिवेल्स इन द बिजनेस कंसर्न। बिल्कुल सही बात है। और असर्शन, ये रीज़न असर्शन को प्रूव भी कर रहा है। तो इन दोनों का कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए हम इनके बीच में क्योंकि, बिकॉज लगा के देखते हैं। मैनेजमेंट ऑडिट शुड बी कंडक्टेड बाय ए टीम ऑफ एक्सपर्ट बिकॉज मैनेजमेंट ऑडिट क्या है, फला 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 है, ठीक है। सो ये बिल्कुल सही है और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप बीच में लगा के देखेंगे बिकॉज मैनेजमेंट ऑडिट क्या है वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है, रीजन बिल्कुल सही है। चलिए, ये जो इस तरह की क्वेश्चन है ना, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, ये आजकल यूजीसी का फेवरेट पैटर्न बन गया है।
देखिए क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं लेकिन ऑप्शंस भी तो कॉम्प्लिकेटेड हैं। क्वेश्चन इजी है, ऑप्शंस आर कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा संभल के आपको चलने की ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है कि बिकॉज जस्टिफाई कर पा रहा है रीज़न असर्शन को, तभी आप इसको करेक्ट मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट एंड ऑडिट। अभी किसकी बात कर रहा है ये? एनर्जी मैनेजमेंट एंड ऑडिट इनवेरिएबली इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग इन अ बिजनेस एंटरप्राइजेज। एनर्जी ऑडिट क्या होती है? सबसे पहले तो ये समझिए, बहुत अलग अलग तरह की ऑडिट चल पड़ी है अभी आज के टाइम में। एनर्जी ऑडिट, कोई भी कंपनी है, आप कहेंगे कोई भी एक फर्म है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें क्या हो रहा है? एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा है ना। आप देखें कोई फैक्ट्री चल रही है, कोई प्लांट चल रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है? एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा है, और एक बहुत हैवी अमाउंट में एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा है, जहाँ पे एनर्जी की कॉस्ट एक सब्सटेंशियल पार्ट फॉर्म करती है आपकी और कॉस्ट में, ठीक है। सो यहाँ पे आप क्या चाहेंगे? यहाँ पे आप चाहेंगे कि आपको देखना है कि एनर्जी आपके ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंटली यूज़ हो रही है कि नहीं। एनर्जी को सेव करने के लिए, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए आप तरीका निकालेंगे और आप करवाएंगे एनर्जी एंड मैनेजमेंट ऑडिट। तो यहाँ पे क्या ज़रूरी है? यहाँ पे CA का होना ज़रूरी नहीं है, CA का नहीं ज़रूरी नहीं है, CA नहीं करता। ये कौन करता है? ये कोई इंजीनियर करेगा जिसने मैनेजमेंट की भी डिग्री की है, तो CA इज़ नॉट रिक्वायर्ड हेयर। और दूसरा, ये ज़रूरी भी नहीं है एनर्जी ऑडिट कराना, आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो करवा सकते हैं, आप चाहें तो ना करवाइए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पूछा कि एनर्जी ऑडिट में क्या इंक्लूड होता है। मिनिमाइजिंग कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन, बिल्कुल हम चाहते हैं कि एनर्जी कंजम्पशन कम से कम होना चाहिए। मिनिमाइजिंग वेस्टेज इन एनर्जी कंजम्पशन, बिल्कुल। देखिए कई बार क्या हो रहा है, ज़रूरी की एनर्जी तो कंज्यूम करते ही हैं, लेकिन क्या करते हैं कि आपकी कंपनी के वर्कर थोड़े से केयरलेस हैं, वो क्या करेंगे, सब लाइट्स को और भी जो भी इक्विपमेंट है उनको चालू छोड़ देते हैं, स्टार्ट ऑन करके छोड़ देते हैं, जबकि उनका काम नहीं हो रहा है, लेकिन एनर्जी तो वो कंज्यूम कर रहे हैं, तो वहाँ पे वेस्टेज हो रहा है। थर्ड है स्केलिंग। अभी आप देखेंगे A और B किस में है? इसमें नहीं है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट निकल रहा है यहाँ से, लेकिन 3 ऑप्शन तो बच गए ना, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे और थोड़ी सी मेहनत करनी है। स्केलिंग हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑन हेल्थ ऑफ नेटिव, मतलब स्केलिंग मतलब क्या है? स्केलिंग मतलब मापना। हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन, देखिए क्या हो रहा है कि कोई भी कंपनी चल रही है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी मशीनरी जहाँ पे भी है, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है, प्लांट एंड मशीनरी जहाँ पे चल रही है, वहाँ पे उनसे पोल्यूशन तो होता ही होता है, तो वहाँ पे आसपास में रहने वाले लोग हैं, उनकी हेल्थ पे इम्पेक्ट आता है। लेकिन ये आपकी एनर्जी ऑडिट का पार्ट नहीं है, ये आप पार्ट है आपकी एनवायरमेंट ऑडिट का, ठीक है। स्केलिंग मतलब आप उस चीज़ को माप रहे हैं, उस चीज़ को कम ज़्यादा कर रहे हैं, हार्मफुल इम्पैक्ट को कंट्रोल कर रहे हैं, ये एक पार्ट है आपका एनवायरमेंट ऑडिट का। तो C नहीं आएगा, तो देखेंगे किस ऑप्शन में C नहीं है। इसमें C है तो ये भी कट हो गया हमारा, इसमें भी C है, ये भी कट हो गया। तो अगर हम एलिमिनेशन मेथड से जाएंगे तो थर्ड इज द राइट आंसर, क्योंकि देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे भी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात करी, तो हम सोच सकते हैं कि ये भी हो सकता है एनवायरमेंटल ऑडिट से हो, क्योंकि इसमें तो डायरेक्टली एनवायरमेंट नाम दिया हुआ है, लेकिन ये एनवायरमेंट ऑडिट से नहीं, ये एनर्जी ऑडिट से ही है। जो भी कंफ्यूजन इस ऑप्शन से हो सकता है आपको, वो आपका रिमूव होगा एलिमिनेशन टेक्निक से, ठीक है। एलिमिनेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। एलिमिनेशन मेथड से जाएंगे आपको तो आपका आंसर मिल जाएगा। एलिमिनेट क्या करना है आपको? C एलिमिनेट करना है आपको, ठीक है। C एलिमिनेट करते ही आपको आपका आंसर मिल गया। क्लियर? तो इस तरीके से आप एग्जाम में क्वेश्चन को अप्रोच कीजिएगा, इस तरीके से आप क्वेश्चन को अटेंड करेंगे, तो कई बार नहीं आते हुए भी, कई बार कंफ्यूजन होते हुए भी आप सही मार्क करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, आपको मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है। क्वालिफाइड रिपोर्ट, कहाँ रिपोर्ट वर्ड कहाँ दिख रहा है आपको? ऑडिटर रिपोर्ट में, तो इसको इससे मैच किया, फर्स्ट को हमने मैच किया थर्ड से, ये 2 ऑप्शन में आ रहा है, तो ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, फर्स्ट का थर्ड, अब बच गया सेकंड या थर्ड, कौन सा आएगा? नेक्स्ट है एग्जामिन, वैल्यूएशन एंड डिस्क्लोजर, ये क्या है? ये है ऑडिटर की ड्यूटी, ठीक है, ऑडिटर की ड्यूटी। अब ये B1 दोनों में आ रहा है, फिर से अगेन कंफ्यूजन, एक और क्वेश्चन मार्क लग गया। अभी और आगे बढ़ते,
एक्सेस टू रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी, यानी कि उनको अवेलेबल करवाना चाहिए। तो ये क्या है, ये है ऑडिटर का राइट। तो होपफुली अभी हमें अपना आंसर यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि ऑडिटर का राइट है एक्सेस करने का कंपनी के रिकॉर्ड को। आप मना नहीं कर सकते हो कि कंपनी के रिकॉर्ड हम आपको नहीं देंगे। फिर आपका मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस इन द कंपनी इशू ऑफ कैपिटल। देखिए कैपिटल जब इशू करती कंपनी तो प्रोस्पेक्टस इशू करती है, तो अगर उसमें कोई मिस स्टेटमेंट है, कोई गलत स्टेटमेंट कंपनी ने दे दिया है, तो ये ऑडिटर की लाइबिलिटी है कि वो उसको सामने लेके आए, वो उसको बताए कि यहाँ पे आपने ये चीज़ की हुई है, तो उस गलती को बताना ऑडिटर की लाइबिलिटी है। क्लियर। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको मेंशन करना चाहूँगी, दो तरह की रिपोर्ट होती है, क्वालिफाइड रिपोर्ट और डिसक्वालिफाइड रिपोर्ट। क्वालिफाइड रिपोर्ट, नाम से क्या लग रहा है आपको? क्वालिफाइड रिपोर्ट, क्वालिफाइड रिपोर्ट अच्छा साउंड कर रही है ना, क्वालिफाइड है बिल्कुल, लेकिन इसका जो है मीनिंग नेगेटिव रिपोर्ट है। ये क्या है? ये नेगेटिव रिपोर्ट, यानी कि कंपनी के बारे में अच्छी रिपोर्ट नहीं है। ये है कंपनी में कि आपकी कंपनी की बुक्स में मिस स्टेटमेंट है, लेकिन गलती के इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है, लेकिन गलती है, मिस स्टेटमेंट्स आर देयर। और डिसक्वालिफाइड रिपोर्ट और डिसक्वालिफाइड ओपिनियन क्या होता है? डिसक्वालिफाइड, डिसक्वालिफाइड नेगेटिव साउंड कर रहे हैं ना, लेकिन ये है आपकी कंपनी के बारे में पॉजिटिव रिपोर्ट। तो ये आपको थोड़ा सा माइंड में सेट कर लेना है क्वालिफाइड रिपोर्ट और डिसक्वालिफाइड रिपोर्ट के बारे में, कि इनका मीनिंग उल्टा है थोड़ा सा। क्वालिफाइड इज अ पॉजिटिव टर्म, लेकिन इसका मीनिंग यहाँ पे नेगेटिव रिपोर्ट के रूप में आता है, एंड डिसक्वालिफाइड इज यूजुअली नेगेटिव टर्म, बट इसका मतलब है पॉजिटिव रिपोर्ट। कंपनी ने सब कुछ अच्छे से अकाउंट्स बनाए हैं, सारे ऑपरेशंस कंपनी के अच्छे से हैं, तो दिस इज द डिसक्वालिफाइड ओपिनियन। ठीक है, इसको रिपोर्ट और ओपिनियन भी बोला जाता है। Which of the following are rights of a statutory auditor? Statutory auditor, statutory auditor कौन अपॉइंट करता है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, ये अपॉइंट करते हैं शेयर होल्डर, शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट किया स्टैट्यूटरी ऑडिटर। ठीक है, उनको पता करना है। वैसे दो तरह के ऑडिटर होते हैं आपका, एक होता है आपका इंटरनल ऑडिटर, कौन कौन सी तरह के होते हैं? इंटरनल ऑडिटर, और दूसरा होता है आपका स्टैट्यूटरी ऑडिटर। तो ये जो इंटरनल ऑडिटर है, ये कौन अपॉइंट करता है? इंटरनल ऑडिटर मतलब कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन को देखने के लिए, तो अंदर का ही कोई बंदा अपॉइंट कर देते हैं, ये करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये बताते हैं इंटरनल ऑडिटर का क्या काम है। इंटरनल ऑडिटर का काम है कि टू डिटेक्ट एरर और फ्रॉड, टू डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड, ये है इसका काम। ठीक है, और स्टैट्यूटरी ऑडिटर किसने अपॉइंट किया? शेयर होल्डर ने। ये क्या आप बताना चाह रहे हैं? स्टैट्यूटरी ऑडिटर बताएगा कि वेदर द बैलेंस शीट, वेदर द फाइनल अकाउंट्स रिप्रेजेंट द ट्रू और फेयर व्यू ऑफ द कंपनी, क्या ये सही पोजीशन को बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो क्या राइट है स्टैट्यूटरी ऑडिटर का? टू रिसीव रेम्यूनरेशन, बिल्कुल है। टू अटेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग, इनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट नहीं किया है, तो ये इनकी मीटिंग नहीं अटेंड करेंगे। टू अटेंड द जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग सबके लिए जनरल है, तो सबको अटेंड करेगा। ठीक है, टू विजिट द ब्रांच ऑफिस, ऑब्वियसली वो ऑडिटर है तो उसका काम है कि उसको ज़रूरत पड़ेगी तो वो ब्रांच ऑफिस में विजिट करेगा। तो आपके सही ऑप्शन क्या आएंगे? ए सी डी, यानी 3 इज द राइट आंसर। क्लियर। तो ये छोटी छोटी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए कि इंटरनल ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है और स्टैट्यूटरी ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है। हो सकता है इस बार यही पूछ लिया जाए, तो बेसिक आइडिया हमें एक होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू वाउचिंग, वाउचिंग का मीनिंग मैं आपको क्लियर कर चुकी। वाउचिंग मतलब जो भी एंट्री आपने पीएनएल अकाउंट है, किससे रिलेटेड है ये आप देख लीजिएगा, पीएनएल अकाउंट से। जो भी एंट्रीज आप पीएनएल अकाउंट में कर रहे हैं उनके एविडेंस, वाउचिंग क्या है? एविडेंस, एविडेंस ऑफ एंट्रीज इन पीएनएल अकाउंट, उसको बोला जाएगा वाउचर। क्या बोला जाएगा उसको? वाउचर। ठीक है, तो ये क्या क्या है? सेल्स की वाउचिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि आपने सेल्स की है, एक्चुअल जो आपने सेल्स की एंट्री की हुई है, तो उसके लिए क्या क्या होते हैं? डिस्पैच ऑफ गुड्स, बिल्कुल, क्या आपने गुड्स को डिस्पैच कर दिया। कई बार क्या होता है ना, हम अपनी सेल्स को बड़ी हुई दिखाने के लिए बार बार एंट्री करते रहते हैं, लेकिन गुड्स को तो डिस्पैच किया ही नहीं, हम उसको वही गुड्स को बार बार सेल दिखाते रहते हैं। ठीक है, तो पहला है कि डिस्पैच ऑफ गुड्स का रिकॉर्ड वो चेक करेगा, वाउचिंग चेक करेगा उसकी। दूसरा सेल्स बुक, सेल्स बुक आपकी बताएगी कि कितनी सेल्स हुई है। डायरेक्ट नोट, डायरेक्ट नोट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है,
ये होता है डेबिट नोट, डेबिट नोट, ठीक है। क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट किसको इशू किया जाता है? कंज्यूमर को। जब आपकी गुड्स और सेल्स रिटर्न होती है ना, जब आपके पास आपने किसी को माल बेच दिया, वो आपका माल रिटर्न कर देता है, उसमें कुछ डिफेक्ट है या उसको पसंद नहीं आया है, तो आपको उसको क्या इशू करते हो? आप उसको क्रेडिट नोट इशू कर देते हो, ठीक है, कि कोई बात नहीं, आप इतनी अमाउंट का माल दूसरे लॉट में ले लीजिएगा जब नया माल आ जाएगा। सिंपल है कि हम कुछ शॉपिंग भी करके लाते हैं, हम कहीं जाते हैं तो आजकल ये फैशन सही हो गया है ना कि कोई भी एक बार पैसे लेने के बाद वापस नहीं देता है, तो दुकानदार हमें क्या कहता है कि कोई बात नहीं सर, मैडम आप क्रेडिट नोट ले लीजिए, आप जब भी चाहेंगे या इसकी 3 महीने में 6 महीने में आप इसके बदले इतनी अमाउंट का फिर से कुछ सामान ले सकते हैं। तो ये क्या है? क्रेडिट नोट। किसको इशू किया जाता है? कंज्यूमर को। सिंपली आप खुद से रिलेट करके देखिए। डेबिट नोट इसका उल्टा। डेबिट नोट क्या होता है कि जब कोई भी सेलर है वो माल रिटर्न करता है सप्लायर को, तो वो क्या बनाता है? एक डेबिट नोट बनाता है। तो इन दोनों का कुछ लेना देना यहाँ पे है नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा? ए एंड बी। इसको यहाँ पे बी एंड ए मेंशन करके दिया। क्लियर? तो ये है वाउचिंग ऑफ सेल से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको देखना है कि सेल से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है। सेल से रिलेटेड तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे सॉरी, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी हद तक उसके आंसर का आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट फिर से असर्शन और रीजन का क्वेश्चन आ गया। वैल्यूएशन इज एन असेंशियल फीचर ऑफ वेरिफिकेशन। क्या बोल रहा है? वैल्यूएशन, ठीक है, हमने क्या पढ़ा? 3 चीजें हैं, ये आप प्लीज इसको याद रखिएगा। वाउचिंग, वैल्यूएशन और उसके बाद होती है वेरिफिकेशन, ठीक है। तो ये एक आप प्लीज इस प्रोसेस को, इस सीक्वेंस को आप याद रखिएगा। वाउचिंग, वैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन, V3 है ये। तो वैल्यूएशन इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ वेरिफिकेशन, बिल्कुल सही बात है। वैल्यूएशन होता है उसके बाद ही वेरिफिकेशन करते हैं। बिकॉज, रीजन क्या दिया है, हम इसके बीच में बिकॉज लगा के देखते हैं, ठीक है। बिकॉज वैल्यूएशन इंक्लूड्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी बीइंग यूटिलाइज्ड। वैल्यूएशन का मतलब क्या है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी यूटिलाइज हो रही है। पर यहाँ पे कहीं पे ऊपर वाले में बात की गई है कि हम एनर्जी ऑडिट की बात कर रहे हैं क्या? इसमें कहीं पे भी मेंशन है कि हमने एनर्जी ऑडिट के बारे में बात की? नहीं। और यहाँ पे ये हो जाएगा, ये गलत है, ठीक है। A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, क्योंकि वैल्यूएशन का मतलब क्या है? वैल्यूएशन करेंगे आप हमेशा एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का। मेजरली हम लोग वैल्यूएशन करते हैं एसेट्स का, पर कई बार क्या होता है कि लाइबिलिटीज भी अंडर या ओवर शो कर दी जाती हैं। तो ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड आपकी बैलेंस शीट की आइटम से, बैलेंस शीट की आइटम, ठीक है। तो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन, जिसमें हमने डिस्कस किया आज के ऑडिटिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक्स को, जिसमें हमने कॉस्ट ऑडिट को पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा मैनेजमेंट ऑडिट के बारे में पढ़ा, ऑडिटर की ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ा, हमने ऑडिटर की क्वालिफिकेशन के बारे में पढ़ा, यहाँ पे मैनेजमेंट ऑडिट के बारे में पढ़ा, एनर्जी ऑडिट के बारे में पढ़ा, और फिर हमने स्टैट्यूटरी ऑडिटिंग की भी बात की यहाँ पे। फिर हमने वाउचिंग से रिलेटेड कुछ समझा, और फिर हमने असर्शन और रीज़न बेस एक और क्वेश्चन में, जिसमें हमने वैल्यूएशन इसी लाइन से रिलेटेड एक क्वेश्चन को और अटेम्प्ट किया। तो फ्रेंड्स, ऑल दो दीज आर, सिर्फ ये 10 क्वेश्चन हमने अटेंड किए हैं, लेकिन आप जब इस लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो इसके बेस पे आप न्यूमरस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट अगेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।